दूसरा एंगल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी बहुत बड़ा है लेकिन इसको हम लोग ने ज्यादा डिस्कस नहीं किया अपने चैप्टर में, क्योंकि खेती में ऑलरेडी इतने ज्यादा बोझ है, तो हमें खेती से दूसरी तरफ चीजों को ले जाना है। आप समझ रहे हो, जरूरत ही नहीं है 45% लोगों को काम करने की, वहां पे 5% से भी आराम से काम हो जाएगा। तो बाकी लोगों को कहां पर ले जा सकते हैं? खेती से ही जुड़ी हुई बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, खेती से बहुत हद तक डायरेक्टली संबंधित है। जैसे अपना वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर गन्ना बहुत होता है और गन्ने से गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। तो आप जाओगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आपको जगह जगह पर गुड़ बनाने वाला एक छोटी सी मिल जैसी रहती है, उसको बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस नहीं होती है वो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में, तो वैसे आप समझ लो, लेकिन आपको मिलेंगी। तो वहां पर क्या होता है कि गन्ने की खेती की वो तो हुआ ही, साथ में आप उस खेती का जो उत्पादन हुआ है उसको भी प्रोसेस कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, एक एडिशनल एक्टिविटी आपके पास आ जाती है। आप वो सारी चीजें भी बेचते हो तो आपको क्या मिलता है, वहां से पैसा मिलने लग जाता है। तो कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जो खेती से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं, उनमें काम करना स्टार्ट करो। खेती करो, खेती के साथ साथ उन्हीं से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है छोटी छोटी, उनमें काम करना। अच्छा, दूसरा तो ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं खेती से संबंधित अन्य कार्य। और एक होता है जिसमें आप खेती कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, खेती कर ही नहीं रहे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं गैर कृषि। ठीक, अब गैर कृषि में ही हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। संबंधित अधिकार में तो मैंने बताया कि कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं इनको आप लगा सकते हो। गैर कृषि क्षेत्र में जो सीधा खेती में नहीं है लेकिन गांव की अर्थव्यवस्था में जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें काम किया जा सकता है, तो नॉन एग्रीकल्चरल हो गया, इस पे अपने को बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। और साथ में इसी का एक सब सेक्शन है नए वैकल्पिक स्रोत, जो अभी तक जिस तरह के रोजगार होते ही नहीं थे। ठीक है, अब तो गांव गांव में अभी थोड़े दिन पहले टिकटॉक और यूट्यूब की लड़ाई चल रही थी काफी, फिर टिकटॉक को बैन भी कर दिया गया, तो उसमें भी अलग तरह की चीजें आई। गांव गांव में गली गली में आप टिकटॉकर्स मिल जाएंगे आपको, तो वीडियोस बनाने का सीन आ गया। मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ, तो इस तरह के रोजगार पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन वैसा सीन भी बनने लगा है, तो वो भी किया जा सकता है। मतलब मैं उसको कुछ बुरी नजर से देखने की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वहां पर आपका उतना अच्छा, बहुत कंपटीशन उस वाले फील्ड में, और पर्सनल लेवल पर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दे रहा था, उतनी स्टेबिलिटी भी नहीं होती, तो टिकटॉक बंद हो गया, वैसे सीन भी होता है। तो अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो तो उस तरह के खतरे भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नए वैकल्पिक क्षेत्र खुलते चले जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। अब हम लोग गैर कृषि में जब बात करते हैं ना, तो गैर कृषि में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, संभव है कि इसमें ग्रोथ होगी, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऐसे काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका सब्सिस्टेंस बेसिस पे चल रहे होते हैं। सब्सिस्टेंस समझते हैं, मतलब सस्टेनेंस कर पा रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ आपका निर्वहन हो पा रहा है, आप सिर्फ अपना और अपने परिवार का मुश्किल से भरण पोषण कर पाएंगे, तो निर्वाह मात्र वाला ऑप्शंस भी होते हैं, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में जो ग्रामीण जनता है वो कुछ ऐसा उत्पादन करे, कुछ ऐसे रोजगार मिले जिसमें उसकी फैमिली इनकम बढ़ती जाए और उसको बहुत सारी चीजें की समस्या ना रह जाए। तो अब हम लोग समृद्धि में क्या क्या बात करते हैं, कृषि प्रसंस्करण का मैंने बताया था आपको, कृषि प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंस्करण, मतलब इसको क्या बोलते हैं, जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग बोलते हैं, खाद्य प्रसंस्करण में फूड प्रोसेसिंग है। तो जो भी उत्पादन हो रहा है उसी को आप प्रोसेस करने लगो, वो चीज हो गई। फिर चमड़े का उद्योग है, इस पे भी काम किया सकता है, पर्यटन है, टूरिज्म है, इस पे भी काम किया सकता है। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हिसाब से अच्छा और ग्रोथ वाला रोजगार प्रदान कर सकती है। ऐसे ही हम लोगों के यहाँ पर परंपरागत रूप से जो गृह उद्योग हुआ करते थे ना, इनमें भी काफी अच्छा स्कोप है, पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर समस्या आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आधारिक संरचना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का सामान बहुत महंगा हो जाता है, लिंकेजेस बहुत डिफिकल्ट हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। वेस्टर्न यूपी में मुरादाबाद जैसे जगह हैं जहाँ का नक्काशी बहुत अच्छी होती है, उनको विदेश में भी मांग है। अब तो लोग अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपना सामान बना करके बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। चीजें बन रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जो एक संरचनात्मक माहौल चाहिए होता है ना, वो बहुत कम है। तो मिट्टी के बर्तन है, हथकरघा है, शिल्प है, तो ये सारी चीजें हैं, शिल्प कलाएं। अभी मैं उदयपुर में रहता हूँ, तो शिल्प ग्राम है यहाँ पर, वहां पर भी बहुत सारे देश भर के आर्टिस्ट आते हैं अलग अलग प्रदेशों के, तो वो दिखाते हैं कि किस तरह का काम कर रहे हैं। तो वहां पर ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है, इनका मार्केट भी है, इनको अप्रिशिएट करने वाले लोग भी हैं, लेकिन लिंकेजेस नहीं है। तो यहाँ पर ये बड़े ही दुख की बात है कि ये चीज को पोटेंशियल मिल सकता है, और परंपरागत रूप से तो बहुत सारी बात ऐसा भी होता है कि आप कल्चर को भी बचा पा रहे होते हो। कई तरह के आर्ट फॉर्म्स होते हैं जो गायब होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट में पहुंच ही नहीं हो पा रही। मार्केट वैल्यू भी कर सकता है लेकिन मार्केट तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये वाली चीज पर भी हम काम कर सकते हैं। ठीक,
अब इसी में जो एक बड़ा एलिमेंट आता है वो आ जाता है किसका, पशुपालन का, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं इसको। अब भारत में मिश्रित कृषि पशुधन वाला जो व्यवस्था है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि गाय भी रहेगी, गाय और बैल तो एक ही कैटेगरी में आ गया, भैंस भी हो गई, फिर उसके बाद से बकरी भी हो गई, भेड़ हो गई, इस तरह की चीजें। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मली जो किसान है गांव में वो एक से ज्यादा तरह के जानवरों को रख रहा है। दूसरी चीज, खेती में भी चारा उगा लेते हैं बीच में, उसमें ज्यादा लोड नहीं आता जमीन के ऊपर, और आपस में ही क्या हो जाता है कि जो चारा उग करके आया वो फिर से जानवर खा लेगा, गेहूं के बाद भी जो भूसा होता है उसको भी मिला करके दे रहे होते हैं, तो कई सारी एक आपस में डिपेंडेंसी हो जाती है। तो मिश्रित कृषि पशुधन की व्यवस्था है। अब इसमें इसका एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। पहला तो ये है कि आय में बहुत ज्यादा स्थिरता आ जाती है, जो मैंने पहले पॉइंट बताया था कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके यहाँ पर 20 लीटर दूध हो रहा है रोज, और 40 रुपए भी मान लीजिए आप, उससे ऊपर जाता है वैसे तो 80 रुपए 800 रुपए तो आपको रोज के मिल ही रहे हैं, है ना। तो एक स्थिरता आ जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग रहती है। भारत में इस समय पर लगभग 7 करोड़ किसान हैं जो पशुपालन में व्यस्त हैं, और एक तरह से अपनी जो इनकम सोर्सेस है उनको डाइवर्सिफाई कर पाए हैं। अब इसमें 2-3 फायदे बहुत ही बड़े होते हैं। एक फायदा हो जाता है खाद्य सुरक्षा का, फूड सिक्योरिटी होती है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे हम लोग को पता है कि जो दूध है वो संतुलित आहार बोला जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप दूध बेच नहीं पा रहे हो, है ना, गांव में ही है, जानवर है आपके घर में, आप मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे, आपको पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन कई बार इस तरह की बातें सुनने को मिलती है जिसमें गलत बात नहीं है कि हमारे घर में जैसा घी होता है वैसा शहरों में नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें होती है। तो उससे होता क्या है कि कम से कम जो खाने की क्वालिटी है वो तो बहुत अच्छी हो गई, पैसे नहीं मिले, पैसे से आप क्या करते हो, अपनी लाइफ को इंप्रूव कर रहे होते हो, है ना। तो यहां पर क्या हो जाता है कि खाने के टर्म्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, खासतौर से दूध और दूध से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, और इसी से पोषण जुड़ा हुआ है, क्योंकि गांव में अभी हम लोगों ने बात की थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा 102 या 103वां स्थान था, जिसमें भारत में स्टंटिंग और वेस्टिंग बहुत ज्यादा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें। तो अगर जानवर रहते हैं घर में, खासतौर से दूध देने वाले जानवर, तो इस तरह की समस्याएं काफी कम हो जाती है। तो वो भी पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी में आप देखोगे ईंधन भी हो जाता है, हालांकि इसको अप्रिशिएट नहीं करते। उज्ज्वला स्कीम लेकर के आई थी भारत सरकार, जिसमें सारे लोगों को गैस सिलेंडर फ्री में देने की योजना थी, काफी अच्छा भी काम किया। फिर आगे लोग सिलेंडर्स नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो कुछ उसमें कमियां हैं, लेकिन हाँ अच्छा इंटेंशन था। और उससे नुकसान भी होता है इस तरह के ईंधन से, जो गांव की महिलाएं होती हैं उनको पूरा धुआं देखना पड़ता है, और बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं लॉन्ग रन में अगर वो ये काम करती रहती है। फिर परिवहन की तरह तो हालांकि अब यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी ऊंट है, मैं अभी उदयपुर में हूँ, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक देवासी नाम की जनजाति है जो ऊंट वगैरह को लेकर के आते हैं, उसके साथ भी चलते हैं, तो परिवहन की तरह भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हाँ सामान ढुलवाने का काम कर लेते हैं। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि कितने जानवर हैं किस तरह के देश में, तो एक किताब है सेपियंस, उसमें काफी दर्दनाक डिस्क्रिप्शन है कुछ ऐसी प्रजातियों का जो मनुष्यों की वजह से बहुत ज्यादा हो गई हैं, लेकिन उनका उतना ही शोषण होता है। और अभी वीगनिज्म नाम का एक मूवमेंट भी चल रहा है, जिसमें बोला जाता है कि गाय भैंस का ही शोषण कर रहे होते हैं हम लोग, लेकिन जो रियलिटी है वो अभी ये है कि भारत में लगभग 58% जो लोग जानवर पाल रहे हैं ना, तो उसमें 58% मुर्गियां हैं, सबसे ज्यादा अंडे हैं, बाकी भी चिकन वगैरह लोग खाते हैं नॉनवेज का, तो सबसे ज्यादा 58% मुर्गी शेयर ले जाती है। और उसके बाद से करीब 24% में आपकी गाय और भैंस, गाय को हम लोग कैटल बोलते हैं और भैंस बुफेलोस, ये आ जाती है। अब इनकी कुल संख्या लगभग 30 करोड़ के आसपास है, तो नंबर के टर्म्स में 24% है, लेकिन 30 करोड़ जानवर हैं। और ऐसे ही हमारी जो भेड़ बकरी हैं 16% के आसपास, फिर सुअर करीब 1% के आसपास, उसके बाद घोड़े भी हैं, खच्चर वगैरह, खच्चर और टट्टू ये सबसे कम मात्रा में आ जाते हैं। तो ये सारे जानवर हैं जिनको भी लोग पाला करते हैं पशुपालन से, और इससे उनको एक अलग तरह की इनकम मिलने लग जाती है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हुई हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही, इनको मेंशन करना जरूरी है। उसमें आता है एक ऑपरेशन फ्लड। हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था खेती में। ऑपरेशन फ्लड क्या था? ऑपरेशन फ्लड सिर्फ ये समझ लो कि किसानों ने जानवर पाले मेनली दूध के लिए, दूध में बाढ़ आ जाने को समझ लीजिए। दूध उत्पादन में बहुत अच्छा भारत ने परफॉर्म किया। 1951 में जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद से अभी 2016 में, अभी तो 2020 चल रहा है, तो 10 गुने से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ चुका है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। अगर मिल्क प्रोडक्शन में आप देखोगे ना, तो ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म करता है, तो बहुत अच्छी चीज है। अब जो ऑपरेशन फ्लड था, हुआ क्या था इसमें कि छोटे छोटे किसान है वो लोग मिल गए। अब उसमें लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर क्या करता है कि दूध में कितनी ज्यादा चिकनाहट है, क्रीम कितनी है, उस हिसाब से क्वालिटी होती है, उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग गए, अपनी मशीन लगी हुई है वहां पर डाल दिया, तो दूध की गुणवत्ता के हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। किसान संतुष्ट है, उसको अपना
गांव में ही गाड़ी आती है, अब तो ऐसा चलता है, जाकर के आप सामान दूध डालते हो, वहां पर आपको उसी के पैसे बन गए, वीकली बेसिस पे आपको पैसे मिल जा रहे हो, तो किसान को शहर जाकर के बेचने की जरूरत नहीं और सही दाम मिल जा रहा है। अब वो क्या हो रहा है, एक साथ कई लोगों का दूध इकट्ठा कर लिया गया, फिर उसको प्रोसेस किया गया कि वो 2 या 3 दिन तक खराब ना हो, फिर उसको पैकेट्स में बांध करके या फिर डायरेक्टली भी अलग अलग तरह से शहरी जो आसपास शहरी केंद्र वहां तक पहुंचाया जा रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, किसानों को अच्छा फायदा स्टार्ट हुआ। और इसमें सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो कुरियन साहब का है। उन्होंने क्या बनाया था, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, मैंने पहले बताया था। तो गुजरात प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसमें, फिर बाकी और स्टेट्स ने भी कड़ी कोशिश की है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये काम काफी अच्छी तरह से हुआ है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मत्स्य पालन की बात है, एनिमल हॉर्टिकल्चर की बात है, उन सबको हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।